नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध की खबर से करेंगे। इजराइल और हमास युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस युद्ध में अब तक 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा और वेस्ट बैंक में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस युद्ध में 15000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो युद्ध लगातार जारी है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोनों ही ओर से गोलाबारी की जा रही है। अब तक इस हमले में कई हजार लोगों की मौत हुई है, तो कई हजार लोग जख्मी भी हो चुके हैं। तो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हमास और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन पर बड़ी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि अब चीन ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका तक खौफ में आ गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिसका बड़ा फायदा ईरान को मिलेगा। और समझ लीजिए कि अगर ईरान को इसका फायदा मिला तो लेबनान में हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इजराइल का कोई हथियार काम नहीं आएगा। ये रिपोर्ट देखिए। तबाही गाजा में हो रही है। गाजा में इजराइल के बम फट रहे हैं। उत्तरी गाजा का कोई मोहल्ला, कोई गली बाकी नहीं बची जो इजराइल के धमाके से गूंजी ना हो। गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी हैं, लेकिन इस बार तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद की बू आ रही है। यहाँ की आबो हवा में बारूद घुल चुका है। इजराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स गाजा पर रोज 300 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है। लेकिन गाजा से दूर दुनिया में दो जगह इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए 2 वॉच टावर तैयार हो चुके हैं। एक है भूमध्य सागर, जहां अमेरिका ने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए हैं, और दूसरा है फारस की खाड़ी, जहां चीन ने अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल को बचाने पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने ईरान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना अभी तक दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है, लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। आप बिल्कुल ठीक समझे। ये अब अमेरिका बनाम चीन का युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ चुका है। अब चीन ने ईरान के करीब अपने 6 जंगी जहाज पहुंचा दिए हैं, यानी कह सकते हैं कि चीन अब ईरान के साथ है। वैसे बड़ी खबर यह भी है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐसे अहम वक्त पर ईरान का दौरा किया है। इसलिए पुतिन ने यह भी बता दिया है कि रूस इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ है। गाजा में इजराइल की बमबारी को देखते हुए ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इजराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चे और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों का गुस्सा उबाल खा रहा है। गाजा में इस इमारत में रेफ्यूजी रहते थे। जब इजराइल का बम यहां गिरा तो लोग लाशें गिनते गिनते थक गए। अब यहां चारों तरफ मलबा ही मलबा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस मलबे में कितनी लाशें दबी हुई हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब मरने वालों की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है। इनमें बच्चों की तादाद करीब 2000 के करीब आ गई है, जबकि गाजा में हुई बमबारी में 14000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त गाजा में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही मची हुई है।
और जैसे जैसे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया 2 खेमों में तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच रिपोर्ट है कि जर्मनी के स्पेशल फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी साइप्रस पहुंच चुकी है। जर्मनी की ये स्पेशल फोर्स अब साइप्रस में अमेरिका, इटली, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के साथ तैनात रहेंगी। यूरोप की तरफ से ऐसी तैनाती एक तरह से नाटो को भी इस युद्ध में खींच रही है। जर्मनी के स्पेशल फोर्स CSG-9 में दुनिया की टॉप क्लास की कमांडो टीम मानी जाती है। कहा जा रहा है कि जर्मनी ने इनको इसलिए तैनात किया है क्योंकि बड़े युद्ध के हालात में पश्चिम एशिया में मौजूद जर्मनी के नागरिकों को खतरा हो सकता है और तब ये टीम उनको बचाने के लिए ऑपरेशन में लगाई जा सकती है। जर्मनी के स्पेशल फोर्स CSG-9 बहुत ही आधुनिक हथियारों से लैस होती है और ये बंधकों को रिहा कराने में काफी माहिर मानी जाती है। तो पिछले 18 दिन से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जिस जंग की शुरुआत आतंकवादी संगठन हमास ने की थी, अब इजराइल उसे खत्म करने वाला है। गाजा में छिपे बैठे हमास का हुक्का पानी भी बंद हो चुका है। दाने दाने के लिए तरस रहा हमास अब बंधकों के नाम पर सौदेबाजी कर रहा है। हालात यह है कि गाजा के अस्पतालों में अंधेरा छाने लगा है, डीजल खत्म हो चुका है और बिजली सप्लाई भी ठप है। बड़ी बात यह है कि रफा बॉर्डर पर रसद से भरे ट्रक गाजा की मदद के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हमास की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है। हमास अब बंधकों का सौदा करने लगा है। इजराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इजराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises that we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel that needed. And the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इजराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में है और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया, इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया
और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने की एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है, जिसका वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले रुकेंगे नहीं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इस वक्त गाजा में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सीमाएं बंद होने और इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से गाजा में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। अल अरबिया न्यूज चैनल ने दावा किया कि गाजा में बने इंडोनेशिया के एक अस्पताल की बिजली ठप हो गई क्योंकि उसके पास ईंधन खत्म हो गया और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो वहीं विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर तवांग पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के बीच दशहरा मनाया और शक्ति स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया, साथ ही शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का कद दुनिया में बढ़ा है, लेकिन सैनिकों के योगदान के बिना कभी भारत का ये पद नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत का जो कद आज है वो सैनिकों के योगदान से ही संभव हुआ है। ओम जय देवी तसंग्राम पराजिते धारयामि भुजे दक्षे जयला ने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संघ की ओर से आयोजित दशहरा में शामिल हुए। इस समारोह में बड़ी तादाद में आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भागवत ने कहा कि आज के वातावरण में समाज में कलह फैलाने के चलते हुए प्रयासों को देखकर बहुत लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। अब ये हम करने लगे
लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। और नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो गए हैं। आज दशहरा है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरे को लेकर पूरे देश में उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक दशहरे के रंग में लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज शहर शहर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक रावण का दहन का समय आज शाम 6:35 से शुरू होकर रात 8:30 तक रहेगा। तो आज दशहरा है और इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आज शाम रावण का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज के दिन को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह रहता है, क्योंकि वो मेला देखने जाते हैं और रावण का दहन देखने के लिए भी जबरदस्त एक्साइटेड होते हैं। तो वहीं दशहरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विजयादशमी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट सामने आया, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दशहरा पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दशहरा पर्व की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म का अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य के आधार पर धर्म के उजाले की विजय शाश्वत है। पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमें सदैव विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शिक्षा देने वाला पर्व है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।
तो वहीं विजयादशमी के मौके पर अयोध्या में अनोखे तरीके से रावण दहन किया गया। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को कलयुगी रावण बताते हुए उनका पुतला जलाया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी पोस्टर जलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी इस युग के रावण हैं। सनातन विरोधी रावणों का आज मैंने दहन किया है। इस युग के राक्षस और इस युग के रावण सनातन विरोधी हैं। जैसे डीएमके के जो है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनका मैंने जो है पुतला दहन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा नेता है और बिहार के शिक्षा मंत्री का हमने जो है तो पुतला दहन किया। और जो लोग सनातन धर्म का विरोध करने वाले हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का, उसने जो है तो सनातन धर्म को बीमारी बताया, उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। तो जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों का आज हमने पुतला दहन किया है। तो वहीं श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां रावण के पुतले के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। रामलीला मैदान में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसी भी तरीके की परेशानी से बचने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर अलवर शहर में आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विजयदशमी के पर्व पर पथ संचलन किया और ये पथ संचलन पूरे शहर से होते हुए वापस कंपनी बाग पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। इस पथ संचलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने हाथों में लाठी लेकर चलते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। शहर में पथ संचलन के दौरान अलग अलग जगह पर फूल वर्षा कर लोगों ने पथ संचलन कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया। और रुक करेंगे इस